हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 6 में, जिसका नाम है क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम सारे लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से लॉज होते हैं आओ फटाफट से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, उसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। वेट, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताने वाला हूँ। जैसे ये जो लॉ है ना, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा क्योंकि ये जेई और नीट के सिलेबस में है, पर बोर्ड के सिलेबस में नहीं दिया है। तो ये भी मैं आपको लॉ कराने वाला हूँ क्योंकि हम लोग जेई और नीट के सारे कंसेप्ट लेते हुए चलेंगे। क्लियर है ना? उसके बाद पढ़ेंगे गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अवोगाद्रो लॉ। तो टोटल 6 लॉ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो एक वीडियो में 6 लॉ पॉसिबल नहीं है, तो आज के वीडियो में ये 4 लॉ हम लोग करेंगे और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग ये दोनों लॉ अपलोड करेंगे। क्लियर है क्या? तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो क्या बोला है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, तो डेफिनेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट ही डेफिनेशन होता है। क्लियर है? देखो ये एक पेन है ना, इसका मास मान लो 10 केजी है। कितना? 10 केजी। और इसको मैंने तोड़ के पूरा पाउडर्ड फॉर्म बना दिया, तो पाउडर का भी मास कितना होगा? 10 केजी तो होगा, क्योंकि आपने इसी को तोड़ के पाउडर बनाया है। तो आपने क्या देखा कि जो मास पहले था वही मास अभी है, पर उसका फॉर्म चेंज हो गया। पहले ये पेन था और अब ये क्या बन चुका है? पाउडर बन चुका है। तो इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। आपने मास को क्रिएट नहीं किया और ना तो आप मास को डिस्ट्रॉय कर पाए, बस मास का फॉर्म चेंज हो गया। पहले ये पेन था और अब ये क्या बन चुका है? पाउडर बन चुका है। तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या? कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको केमिस्ट्री के टर्म में बताता हूं ये क्या होता है। ध्यान से देखो। अगर केमिस्ट्री के टर्म में मैंने एक एग्जांपल लिया है कि H2 प्लस O2 से बनता है H2। पहले बैलेंस करो, केमिस्ट्री में कोई भी चीज होगा तो बैलेंस होगा। H2 है O2 है, यहां एक है तो आगे मैंने 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहां भी 2 लग गया। रिएक्शन बैलेंस हो गया। और आपको पता है कि ये दोनों जो होता है ये मेरा क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर मैं रिएक्टेंट का मास निकालूं तो कैसे निकालूंगा? H का मास 1 होता है, तो 2 है तो 2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई। देखो ना, H2 है ना, H का मास 1 तो H2 का मास 2, तो 2 2 जा 4, तो यहां पे मास हो गया 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 होता है तो O2 का हो गया 32 ग्राम, तो 32 प्लस 4 मेरा हो गया 36 ग्राम। मतलब जो मास है रिएक्टेंट का वो 36 ग्राम है। पहले जो था वो है 36 ग्राम, दैट इज रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे H2O है, O का मास 16 होता है, H2 का मास 2 होगा, 16 और 2 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल कितना आ गया? 36 ग्राम। तो आपने क्या देखा कि जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का है। मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट उसका फॉर्म चेंज हो गया। पहले H2 मॉलिक्यूल था, O2 मॉलिक्यूल था, अब वो क्या बन चुका है? H2O बन चुका है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पर आपको एक लाइन और लिखना होगा यहाँ पे, क्या? कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। बट ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। कौन से रिएक्शन के लिए? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लॉ वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वहां पे मास का डिफेक्ट होता है। ठीक है, वो सब बात हम बाद में करेंगे, पर ये बात याद रखना है, ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हो। मैंने ले लिया एक और एग्जांपल, इसको आप खुद से ट्राई करोगे घर में। एग्जांपल नंबर 2, मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास 40 होता है। घर में चेक करना, इसका जो मास आएगा वो इन दोनों के बराबर आएगा। चेक करना। तो यहां पे ये लॉ को वैलिड करता है। किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्लियर है? खुद से चेक कर लोगे ना। वैसे 100 आएगा, मैं कर ही देता हूं। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16 3 जा 48, काउंट करो 40 50 60 100 ग्राम आएगा। और यहां भी देखो, कैल्शियम 40 प्लस 60 56 ग्राम हो गया, और यहां पे 12 16 टू 32 तो 44 ग्राम हो गया। तो 5 4 9, इधर भी क्या आ गया? 100 ग्राम आ गया। ठीक है, तो दोनों साइड क्या आ गया? 100 ग्राम। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब फटाफट से डेफिनेशन में आ जाओ भाई। कहां है डेफिनेशन? ये रहा डेफिनेशन। देखो क्या है,
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही मैंने बोला था। अगला क्या बोला है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जाम में पहले डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद लिख लिया ना, ओके, उसके बाद दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 दिखा दिया, पर नीचे लिखना टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल मैंने आपको और करा दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है भाई, तो यहां पे हमने अपना पहला लॉ खत्म किया। अब आते हैं अगले लॉ पे। देखो, बोला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या तो कांस्टेंट बोल लो या तो बोल लो डेफिनेट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, सेम, जो चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, एक बार मैं पढ़ा देता हूं, फिर समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन में आएंगे। तो बोला है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड मास रेशियो। ये क्या है आओ समझाता हूं मैं आपको। देखो, मैंने क्या किया, जल लिया, जल लिया, जल कितना, मान लिए 18 ग्राम। क्यों लिए 18 ग्राम, इजी लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है ओ का मास 16 होता है, 16 ग्राम मान लिए, तो यहाँ पे 2 ग्राम हो गया, 18 ग्राम ले लिए। आप चाहो तो कुछ भी ले लो, मैं अपने हिसाब से लेता हूँ 18 ग्राम। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे परसेंटेज हाइड्रोजन बताओ, तो आप बोलोगे जिसका पूछा जाता है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल का मास इनटू 100। तो 2 से गया 9, 100 बाय 9 कितना होता है, 11.1% होता है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, बोलो भाई, 16 बाय 18 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 88.9%। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ, क्या, पानी था 18 ग्राम, अब मैंने पानी को बढ़ा दिया तो मैंने ले लिया 36 ग्राम H2O। क्या पानी में जो H है वो चेंज हो जाएगा? 1 लीटर पानी पियो या 2 लीटर पानी पियो, तो क्या उसमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज रहेगा क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं, परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता है। परसेंटेज जो रहेगा H का, 18 ग्राम में चाहे तुम 50 ग्राम ले लो, चाहे तुम 100 ग्राम ले लो, हाइड्रोजन का परसेंटेज चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज चेंज नहीं होगा। अगर एलिमेंट्स का परसेंटेज चेंज होने लग जाए तब तो उसका पूरा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, पहले देखो, मैंने अब ले लिया 36 ग्राम H2O ले लिया ना, अब मास क्या हो गया डबल, तो ये 2 से हो जाएगा 4, 16 से हो जाएगा 32, अब ये हो जाएगा 4 ग्राम, अब ये हो जाएगा 32 ग्राम। क्लियर है ना? अगर मैं बोलूंगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कभी भी एलिमेंट का, एटम का, एक कंपाउंड के अंदर चेंज नहीं हो सकता, चाहे तुम कितना भी ले लो वेट, परसेंटेज चेंज नहीं होगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, अब 4 बाय 36 इंटू 100 हो गया, जिसका पूछा उसका मास डिवाइड बाय टोटल का मास, तो 4 से गया 9 से, 100 बाय 9 कितना होता है, 11.1%। हाँ या ना? अगर मैं बोलूंगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, जिसका पूछा उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल का मास इनटू 100, तो 4 से कितने बार में गया 8, 4 से गया 9, 100 बाय 9 कितना होता है 88.9%। अब देख लो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं है। तो यही बोलता है ये लॉ कि हर एक कंपाउंड में, सुनो, हर एक कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो कभी चेंज नहीं होगा। चाहे तुम 18 ले लो, चाहे 20 ले लो, चाहे 50 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे 36 ले लो, परसेंटेज कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, एक एग्जांपल देता हूं, एक और क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पूछा गया था कि 1 ग्राम ग्लूकोज में, देखो क्वेश्चन घुमाता कैसे, खाली थ्योरी पढ़ लोगे कुछ नहीं होगा। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है। बोला गया था कि 1 ग्राम ग्लूकोज में परसेंटेज कार्बन कितना होगा, परसेंटेज हाइड्रोजन कितना होगा, परसेंटेज ऑक्सीजन कितना होगा। हम लोग खाली लॉ रट लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं और एग्जाम में नहीं आता है। अब देखो कंसेप्ट क्या है, मेरे को पूछा गया 1 ग्राम, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है भाई, 1 ग्राम का मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं किसका बता पाऊंगा, देखो किसका बता पाता हूं। कार्बन का 12 होता है, 12 6 जा 72, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 12 जा 12, 16 6 जा 96, काउंट करोगे तो 180 आएगा। तो मैंने अपने मन से मान लिया कि मेरे पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। बोलो हाँ या ना? अरे 180 ग्राम में जो परसेंटेज आएगा कार्बन का, वही 1 ग्राम में आएगा, परसेंटेज थोड़ी चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब देखो क्या होगा, 180 ग्राम ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, तो कार्बन का मास कितना है, बोलो ना भाई, जल्दी से बोलो ना। कार्बन का मास है 72, टोटल है 180, इनटू क्या हो जाएगा 100, तो 12 6 जा, 12 से कितने बार में गया 15, 3 2 जा 3 5 जा, 5 से गया 2 बार में, तो 22 जा 40% आ जाएगा। तो जो 180 ग्राम में कार्बन का परसेंटेज है वही 1 ग्राम में भी रहेगा, परसेंटेज कभी चेंज नहीं होता। अगला बोला है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई, 12 बाय 180
80 इंटू 100 कितना होगा भाई, जल्दी से बता दो। तो 12 से कितने बार में जाएगा, 12 1 जा 12 और 6 3 12 5 6 60, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और यहाँ से जाएगा 6.6% आ जाएगा। 20/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 6.6। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों को काउंट करेंगे तो 46.6 होगा, तो अराउंड 53.4% के आसपास आएगा। देख लेना, दोनों को जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही मेरा वैल्यू आएगा। ठीक है ना भाई, तो ये मेरा आ गया 180 ग्राम का, क्योंकि मेरे लिए इजी था डेटा। हम तो वही डेटा लेंगे ना जो मेरे लिए इजी है। तो जो 180 ग्राम का आएगा वही 1 ग्राम का आएगा, वही 2 ग्राम का आएगा, वही 5 ग्राम, वही 10 ग्राम, वही 20 ग्राम का आएगा। परसेंटेज चेंज होने वाला नहीं है। तो यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है भाई, अब पहले डेफिनेशन में आओ। हिंदी में क्या समझे कि हर एक एलिमेंट का, हर एक कंपाउंड में एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो कभी चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड मास रेशियो। उसका रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा उसी रेशियो में रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है पर कंसेप्ट में क्लियरिटी आपको आ गया होगा। क्या, हर एक कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का एक फिक्स्ड रेशियो होता है जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये उतार लो फटाफट से डेफिनेशन। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल उतार लेना H2O वाला। ठीक है, इस सबसे ना क्लियरिटी आता है। और एग्जाम में आप सोचोगे लॉ पूछ देगा, इतना इजी नहीं, एप्लीकेशन पूछा जाता है। जो मैंने आपको एप्लीकेशन कराया ग्लूकोज वाला, दैट इज द एप्लीकेशन, ये इसका एप्लीकेशन हुआ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला आता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। डेफिनेशन को मारो गोली, पहले समझो क्या है। जो मैं बोलूंगा हूबहू वही लिखा होगा, देखना हूबहू वही। ये लॉ बोलता है कि अगर आप दो कोई भी एलिमेंट ले लो, व्हेन वी टेक टू एलिमेंट्स, मैच करना, व्हेन वी टेक टू एलिमेंट्स एंड कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। क्या बोला, टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, मतलब जब दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो दो कंपाउंड तो कम से कम बनाना ही बनाना है, दो से ज्यादा भी बना सकते हो। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, N+O से बन जाता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, N2O ले लो, या आप ले सकते हो N2O3 ले लो, या आप ले सकते हो N2O4 ले लो, या आप ले सकते हो N2O5 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है? एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है, पकड़ो। ओके, ठीक है भाई, अब मैं पहले इसको समझाता हूं। देखो, कार्बन का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32। सुनना, when we take two elements and combine them to form two या two or more than two different types of compound, then for the fixed mass of one element, तब हम लोग किसी एक का मास को फिक्स करेंगे। कर दो ना, कार्बन का मास 12 है, कार्बन का मास 12 है, then for the fixed mass of one element, the mass ratio of other element, the mass ratio of other element is in the simplest form, 16:32 को क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। यही तो ये लॉ कहता है, देखो ना, when two elements combine to form two or more than two different types of compound, then the fixed mass of one element, then the fixed mass of one element, the mass ratio of other element is in the simplest ratio या simplest form। यही है, बोलो हाँ या ना। अब इसका भी देख लो, इसमें मान लो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको हटा दूं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है। इसमें ऐसा पूछ सकता है कि बताइए वेट रेशियो, पूछ लेगा वेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ लिया, तो किसी एक का फिक्स करेंगे तभी तो निकालेंगे बगल वाले का वेट रेशियो। आओ देखो, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, ऑक्सीजन का 16, 14 2 जा 28, ऑक्सीजन का 16, 14 2 जा 28, 16 3 जा 48, 14 2 जा 28, 16 4 जा कितना होगा, 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 28 है, 16 5 जा कितना हो गया, 80। ठीक है, सब कुछ तो सही चल रहा था, पर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक 14 है, ये तो चलो 28 है, 28 है, 28 है, 28 है, पर यहाँ 14 है, कैसे फिक्स करेंगे, दिमाग से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या किया, इसको 2 से इधर इनटू कर दिया, इसको भी 2 से इधर इनटू कर दिया। अब देखो ये 28 हो गया, जब मास बैलेंस नहीं होता है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 28 28 28 28 28, एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया। अब निकाल लो सिंपलेस्ट रेशियो, 16 2 जा 32, 16 यहाँ पे 48 है, 64 है, 80 है, तो 16 2 जा 32, 16 1 जा, 16 3 जा, 16 4 जा, 16 5 जा, आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 5। समझ में आया? तो आपको सिखाना क्या चाह रहा था कि अगर मास सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके आप मास को पहले सेम करोगे, तब वेट रेशियो निकालोगे। कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया क्या? फटाफट से जल्दी से इसको उतार लेंगे, दो एग्जाम्पल है, यही मैंने बोला है भी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक लास्ट लॉ आज मैं पढ़ाने वाला हूं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। जेईई और नीट के सिलेबस में क्वेश्चन बना हुआ है, देखो क्या कहता है, बाद में पढ़ेंगे। क्या बोला देखो,
व्हेन वी टेक थ्री एलिमेंट्स, कोई भी ले लो, मैंने ले लिया सी क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यही वाला एग्जांपल लेता है, ठीक है भाई, तो आप कोई भी ले सकते हैं पर इसको देखते हैं। मैंने लिया सी, मैंने लिया एच, मैंने लिया ओ। व्हेन वी टेक थ्री एलिमेंट, थ्री एंड कंबाइन टू फॉर्म थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, तीन कंपाउंड, कैसे? एक ट्राइंगल बना दो इसमें ना, एक ट्राइंगल बना दो। सी प्लस एच से ले लेते हैं CH4, सी प्लस ओ से ले लेते हैं CO2, एच प्लस ओ से ले लेते हैं H2, ले लिया। when we take three element कोई भी x y z to form three different types of compound x y y z x z, ठीक है। देन फॉर द टू कंपाउंड्स, कोई भी दो कंपाउंड अपने मन से ले सकते हो। मैंने एक बार ले लिया है CH4CO2, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने दो कंपाउंड ले लिया, ठीक है, और उसमें से पहले मास बताओ, इसका 12 होता है, इसका 4 होता है, इसका 12 होता है, इसका 32 होता है, दो कंपाउंड ले लिया। किसी एक का मास को फिक्स कर दो, किसको करोगे? जो कॉमन है, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी क्या है 12 है, कर दिया फिक्स। अब बचा कौन? H और O, बचा कौन? H और O। H का मास कितना है 4, O का मास कितना है 32, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1:8? बोलो हाँ या ना। अभी तक मैंने क्या किया, तीन एलिमेंट को कंबाइन करके तीन कंपाउंड बनाया, जिसमें कोई भी दो कंपाउंड लेंगे और किसी एक का मास को फिक्स कर देंगे। जो बचा हुआ एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा, जो बचा हुआ एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा? तीसरे कंपाउंड के। चेक करो ना, H2O मास होता है 2, O का 16, तो क्या हो गया 1:8 है या नहीं है? तो लॉ क्या कहा कि तीन एलिमेंट लो, तीनों को कंबाइन करो, तीन कंपाउंड बनाओ, कोई भी दो कंपाउंड लेंगे, उसका एक का मास को फिक्स कर देंगे, जो मास रेशियो होगा अदर एलिमेंट को किसके बराबर होगा? तीसरे के बराबर। तो वही लिखा है क्या? When three elements combine x, y, z, कोई भी ले लेंगे to form three compound x, y, y, z, x, z, then for the two compound, fix the mass of one element, the mass ratio of other element is similar to that of third compound। ये मेरा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। x, y, z लेके दिखाऊं, x है, y है, z है ना? तो यहाँ क्या बनेगा? x, y, यहाँ बनेगा x, z, यहाँ बनेगा y, z। कोई भी दो कंपाउंड ले लो, मैंने ले लिया x, y और ले लिया मैंने x, z, किसी एक का मास को फिक्स कर दिया, क्या आया? y, z, देखो है ना y, z। क्लियर है क्या? तो ये हो गया मेरा चार लॉ, कंसेप्ट क्लैरिटी आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो बचा हुआ दो लॉ है उसको भी अच्छे से करेंगे, फिर हमारा लॉ पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।